तो दोस्तों आज हम लोग जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से जो पूछता है कि सिद्ध करे कि रूट अंडर 2 या रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आज उस टाइप के क्वेश्चनों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, आंसर इसका करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सबसे पहली बात क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना कि रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या है। हम लोग मान लेंगे सबसे पहले कि माना कि इतना एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आप क्या करेंगे, परिमेय संख्या जो भी होता है उसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, या कोई आदमी लिख सकता है a बाई बी, है ना, a बट्टा बी लिखे, क्यू बट्टा आर लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि माना कि रूट अंडर 3 के एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम लोग पढ़े हुए हैं पीछे कि परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या हमारा जो होगा उसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो वही बात को हम यहाँ लिखे हैं कि तो परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां p और q एक पूर्णांक है। इसको लिख लेना है, जहां लिखा जा सकता है जहां p और q एक पूर्णांक है, जहां p और q क्या है, हमारा एक पूर्णांक है, जहां p और q एक पूर्णांक है। और यहाँ पे ये भी लिख देंगे कि p और q में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और p और q में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यही बात को हमको ध्यान रखना आगे चल करके, है ना, कि p और q में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, इसीलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि रूट अंडर 3 बराबर p बाय क्यू। रूट अंडर 3 बराबर क्या होता है हमारा, p बाई क्यू। ठीक है, तो हम लोग लिख लिए रूट अंडर 3 बराबर p बाई क्यू, क्योंकि p बाई क्यू को हम लोग परिमेय है, इसके लिए परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में हम लोग लिखते हैं, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें वर्ग कर लेंगे। दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं, रूट अंडर 3 का वर्ग हो जाएगा, इधर p बाई क्यू इसका वर्ग हो जाएगा, है ना। तो देखिए दोनों तरफ जब हम लोग वर्ग कर लेते हैं तो क्या आता है, तो हम लोग यहाँ दोनों तरफ अगर वर्ग कर रहे हैं तो रूट अंडर 3 का वर्ग हुआ तो सीधे 3, और इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर बट्टा में क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, ये क्यू स्क्वायर को हम लोग 3 के साथ में लिख लेंगे, है ना। तो 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब इससे आगे बढ़ाएंगे, देखिए ये 3 जो है इसके भाग में जाने देते हैं, है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और बट्टा में 3। ये 3 जो हमारा था वो कहाँ चला गया, पी स्क्वायर के भाग में चला गया। अब हमको क्या लिखना है, देखिए अब हमको लिखना है कि चूंकि यहाँ पे लिख लीजिए, चूंकि पी स्क्वायर को 3 से पी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, पी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, तो 3 p को
भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, लिखा हुआ है कि पी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है तो 3 पी को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ले लिए है ना, यहाँ पे 6 का स्क्वायर अगर हम लोग ले लेते हैं, 6 को अगर इसको हम लोग मान लेते हैं पी स्क्वायर का मतलब 6 और नीचे हम लोग ले लेते हैं 3। तो देखिए, और मान लीजिए कि पी स्क्वायर जो है हमारा, ये पी स्क्वायर, उसके जगह पे हम लोग 6 ले लिए है ना, और 3। तो पी स्क्वायर को अगर देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है तो 3 पी को भी विभाजित करेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर का मतलब हो गया कितना, 36। तो 36 3 से कट जाता है 12 मर्तबा में है ना। तो इस तरीके से इसके स्क्वायर को 3 अगर काट रहा है तो अगर इसका जो 6 सीधे है 6 को भी 3 काटेगा, है कि नहीं। यही बात यहाँ पे हमको कह रहा है कि अगर पी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है तो 3 पी को भी विभाजित करेगा। दूसरा एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग 9 ले लेते हैं पी स्क्वायर के जगह पे, बट्टा में क्या ले लिए 3। अगर 3 जो है 9 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 9 को भी विभाजित करेगा। यही बात हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। 81 को 3 से काटेंगे तो 27 मर्तबा में, है ना। इस प्रकार से देखिए 9 के स्क्वायर को 3 काटा है तो 3 9 को भी काटेगा, काटेगा कि नहीं काटेगा, देखिए 3 9 को भी काट रहा है। तो वही बात यहाँ पे हमको कह रहा है, चूंकि पी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है तो 3 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसको हम लोग इक्वेशन मान सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 1 लिख लेना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं कि माना कि है ना, क्या चीज, माना कि P बराबर 3R। और हम लोग यहाँ पे 3 इसलिए लिए हैं, P बराबर 3R इसलिए लिए हैं कि P यहाँ पे 3 का बात कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3R ले लेंगे। 2 रहेगा तो 2R ले लेंगे, है ना, या 5 रहेगा तो 5R ले लेंगे। इस तरीके से हम लोग ले लें। तो P का मान हम लोग क्या मान लिए, 3R। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, देखिए तो अब हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं इसके मान को, है ना। कहाँ से, देखिए 3 है ना, क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पे रख देते हैं जहां पे पी स्क्वायर है वहां पे हम लोग रखते हैं 3R। तो यहाँ पे रखेंगे 3R, पी यहाँ पे लिख लो कि 1 से, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 से, है ना। समीकरण 1 से हम लोग देख रहे हैं कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो जहां पे पी स्क्वायर है वहां पे हम लोग मान क्या रख लिए हैं, 3R, है ना। तो हम लोग 3R रख लिए। आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो गया 3 क्यू स्क्वायर और 3R का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और R स्क्वायर, है ना। आप फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। तो हमारा हो गया 3 क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो गया 9 R स्क्वायर। यहाँ पे सीधे लिखिए क्यू स्क्वायर बराबर 9R स्क्वायर। ये जो 3 था इसके बट्टा में जाने दीजिए, तो 3 से इसको काट दिए हम लोग कै मरतबा में, 3 मरतबा में। तो यहाँ पे आ गया क्यू स्क्वायर बराबर 3R स्क्वायर, 3R स्क्वायर, है ना। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो 3 है ये भाग में आ जाएगा। तो R स्क्वायर बराबर हम लोग लिखेंगे क्यू स्क्वायर बाय 3। अब सेम बात यहाँ पे जो लिखे वही बात हमको यहाँ भी लिख देना है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं कि चूंकि यहाँ पे लिखे चूंकि 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 क्यू को भी विभाजित
विभाजित करेगा करेगा, है ना। 3q² को विभाजित करता है तो 3q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा इसके हिसाब से, है ना। 3q को भी विभाजित करेगा। अतः अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं, इस प्रकार हमें P और Q में एक के अलावा 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है। P हमको यहाँ पे क्या था कि जहां P और Q में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इस प्रकार हमें P और Q में एक के अलावा 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक के अलावा 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारा क्या है, मानना जो है वो गलत हो गया। अतः हमारा विरोधाभास उत्पन्न होता है, यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारा विरोधाभास उत्पन्न होता है एवं क्या हो गया, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, यही हो गया हमारा सिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से हमारा √3 सिद्ध हो गया। अब हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q हमारा क्या हो गया, एक पूर्णांक है, जहां P और Q हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, और P और Q में एक केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि P और Q में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े हैं कि √3 बराबर P/Q। अब दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पे हमारा क्या आ गया, 3p² बट्टा में 3 बराबर p² बट्टा में q², है ना। अब इससे आगे बढ़े तो हमारा हो गया जो q² है इसके गुना में आ गया, तो 3q² बराबर p², इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए, है ना। फिर हम लोग आगे बढ़े तो q² बराबर p²/3, ये 3 जो हमारा क्या चला गया बट्टा में। अब हम लोग लिखेंगे चूंकि p² को 3 विभाजित करता है तो 3 को p भी विभाजित करेगा। ठीक है, करेगा। अब हम लोग थोड़ा मान लेते हैं कि माना कि P बराबर 3r, P बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, 3r। अब यहाँ पे लिख लिए 3q² बराबर 3r², कहां से, तो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम लोग इसमें P का जो मान है उसको हम लोग रख रहे हैं ना, तो हमारा क्या आ गया, 3q² बराबर 9r²। अब यहाँ पर से जो हमारा 3 है उसको हम भाग में ले जाएंगे, तो हो गया q² बराबर 3r², है ना। तो q² बराबर 3r², है ना। अब क्या हो गया, ये r² का मान निकालेंगे तो ये 3 जो है q² के बट्टा में चला जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग लिख रहे हैं कि चूंकि 3q² को विभाजित करता है तो 3q को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार हमें P और Q में एक के अलावा 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हम लोग ऊपर क्या माने हुए थे कि P और Q में केवल क्या होगा, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि P और Q में एक के अलावा 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए हमारा विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और यह क्या हो गया, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध हो गया दोस्तों। तो √2 और √3 इस तरीके का, या √5 √7 इस तरीके का जो भी क्वेश्चन है, यह हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस तरीके का जो सवाल है हर हाल में आप लोग समझ करके पढ़ करके ही जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हर हाल में पूछने वाला है दोस्तों। इसके लिए आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। तो आप लोग आइए वीडियो को देखिए कि किस तरीके से सिद्ध किया जाता है, कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 अपरिमेय संख्या हम लोग को सिद्ध करना है, आंसर लिखेंगे
है ना, या हल लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या। माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसका उल्टा हम लोग को मान लेना है ना, परिमेय पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, माना कि इतना एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हमको क्या कर लेना है कि जब माना कि इतना एक परिमेय संख्या है, जहां, इसको घेर के लिख लीजिए, जहां P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। जहाँ P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, और Q बराबर नोट 0। P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, और Q बराबर नोट 0। इस चीज को लिख लिए। अब सह अभाज्य संख्या क्या होता है, तो कहा जाता है कि जिन दो संख्याओं का HCF अगर एक होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग 3 ले लेते हैं, तो 3 को 3 गुने 1 करेंगे, और एक 5 ले लेते हैं तो 5 गुने 1 करेंगे, है ना। तो दोनों का HCF निकालेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है वही को हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, माना कि इतना एक परिमेय संख्या है, तो जहाँ P और Q एक सह अभाज्य संख्या, जहाँ Q बराबर नोट 0। तो सह अभाज्य संख्या हम लोग समझ गए कि जहाँ दो संख्याओं का HCF 1 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा, है ना। तो जब दोनों संख्या में जो कॉमन हमारा 1 होगा वही को हम लोग कहेंगे सह अभाज्य संख्या। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, √2 बराबर हम लोग लिख लेंगे इसको P/Q। √2 बराबर क्या लिख लेंगे हम लोग, P/Q। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका वर्ग कर लेते हैं। वर्ग कर लेंगे तो क्या होगा, √2 का वर्ग करेंगे तो सीधे 2 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P² बट्टा में Q², दोनों का हो जाएगा, है ना। या तो आप लोग इसको ऐसे घेर के लिख सकते हैं ना, हम डायरेक्ट लिख लिए है ना, इसका वर्ग करके तोड़ के यहाँ लिख दिया, और इसका वर्ग किया तो हमारा ये आ गया, है ना। अब क्या लिखना है अपने को, ई जो है Q² यहाँ आ जाएगा, और P को हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं तो लिख लेंगे कि 2Q² बराबर P²। इस तरीके से लिखने से कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम लोग लिख लेंगे समीकरण 1, यहाँ मान लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, E2 जो है इसके भाग में भी जा सकता है ना, तो हम लोग लिख लेंगे इस प्रकार, यहीं से समझिए, 2Q² बराबर P² ही हो गया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ कि चूंकि 2P² को विभाजित करता है तो 2P को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, हम लोग क्या लिखे यहाँ पे कि वही बात, जो 2 जो इसके भाग में जाएगा तो क्या होगा, 2 है ना, P² को विभाजित करेगा, तो 2 है ना, P को भी विभाजित करेगा, जो हम लोग पहले √3 में देख लिए हुए, समझ लिए हुए किस तरीके से, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कि माना कि P बराबर 2R, यहाँ पे P बराबर क्या मान लिया हम लोग, 2R मान लिए हैं। ठीक है, तो P बराबर अब 2R मान लिए, तो अब हम लोग चलेंगे कहाँ, P का मान जहाँ होगा वहां पे मान रखेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या, ये 2Q² बराबर P जहाँ पे है उसकी जगह पे 2R रख करके इसका स्क्वायर कर लिया, है ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 2Q² बराबर 4R² हो जाएगा, है ना। आप क्या करेंगे, ये 2 से इसको काट दीजिए, है ना। तो ये 2 से इसको काट देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा Q² बराबर 2R² काटने से, है ना। ये 2 को हम इसको काट दिए तो 2 मरतबा में, तो इसके लिए हमारा क्या हो गया, Q² बराबर 2R²। अब क्या करना है हमको, अब ये करना है कि लिख लेंगे यहाँ पे कि Q
आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्यू स्क्वायर, अब बट्टा में हमारा ये वाला जो 2 है वो चला जाएगा, है ना। आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टा में हमारा हो गया 2। अब जो हम लोग ऊपर लिखे हैं, जो यहाँ देख रहे हैं, सेम कंडीशन हमारा यहाँ भी आ गया, तो हम लोग यही बात लिख लेंगे कि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, है ना। 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं, इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं, इस प्रकार P और Q में, इस प्रकार P और Q में जहां सह अभाज्य होता था वहां हमको कॉमन 1 आता था, लेकिन इस प्रकार P और Q में 1 के अलावा 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हमारा विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः हमारा विरोधाभास उत्पन्न होता है ना। अतः हमारा विरोधाभास उत्पन्न होता है कि P और Q सह अभाज्य संख्या है, इस सह अभाज्य संख्या है, और हमारा मानना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अतः हमारा मानना गलत है, अतः इसलिए हमारा मानना गलत है एवं √2 एक अपरिमेय संख्या है। लिख लीजिए, सिद्ध हुआ। ठीक है, एक बार फिर हम लोग समझते हैं इसको कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग मान लें कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जहां P और Q एक सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसमें जहां दो संख्या कुछ ले लेंगे, उसका जो मौसा हो जाएगा HCF 1 हो जाएगा, तो उसको हम लोग सह अभाज्य संख्या कहेंगे, है ना। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि इसलिए √2 बराबर P/Q, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमारा ये कंडीशन आ गया, इसको समीकरण 1 लिख लिया, है ना। अब लिखेंगे चूंकि 2 यहाँ पर से ही जो 2 भाग में जाएगा, तो 2P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2P को भी विभाजित करेगा, है ना। इतना के बाद हम लोग लिखेंगे कि माना कि P बराबर 2R, यहाँ पे जो 2R दिए हुआ था, इसलिए 2R 3 रहेगा, 3 5 वाला रहेगा तो 5 वाला 5R, और 7 रहेगा तो 7R, है ना। तो लिख ले। अब यहाँ पे लिख लेंगे कि 2Q स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2R स्क्वायर लिख लेंगे, है ना। 2R स्क्वायर, यहाँ पे P के यहाँ पे 2R स्क्वायर यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 से हुआ है। यहाँ पे समीकरण 1 है, समीकरण 1 से इस तरीके का हुआ है ना। अब R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बाय 2। अब सेम बात जो ऊपर हम लोग लिखे वही चीज को आप लिख लेंगे कि 2Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2Q को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार
P और Q में एक के अलावा 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पहले हम लोग क्या लिखे थे कि P और Q में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, यानी P और Q स्व अभाज्य कब होगा, जब एक उसका गुणनखंड मिलेगा, यानी दोनों में कॉमन एक मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि P और Q में एक के अलावा 2 भी कॉमन मिल रहा है ना, स्व अभाज्य, इसलिए यह क्या हो जाता है, हमारा विरोधाभास उत्पन्न होता है कि यह P और Q एक स्व अभाज्य है, यह स्व अभाज्य नहीं है ना। इसलिए हमारा मानना गलत है, मानना जो हमारा है वो गलत है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो आप लोग है ना इस टाइप के क्वेश्चन को, जैसे √5 है, √7 है, √11 है, इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग आसानी से इसी सिस्टम के हिसाब से आप लोग हल कर लेंगे। तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इजी मैट्रिक क्लासेस। मैं अंजार सर, थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए।